हे एवरीबॉडी वेलकम टू ज्योग्राफी कोर एंड ऑन अ सीरीज जहाँ पर हम क्लास 12th ज्योग्राफी की बुक को पढ़ रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम योर एनसीईआरटी दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस स्टार्ट विद इट। देखो, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। वी ऑल नो, हम सबको पता है, हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, राइट। हमारे अलावा कोई गुड है, कोई प्रोडक्ट है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट के थ्रू, है ना। तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली एक तरह की सुविधा है, एक फैसिलिटी है फॉर द कैरियज ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। समय के साथ जो है ट्रांसपोर्टेशन में हमें चेंजेस भी देखने को मिला है, ठीक है। पहले हम एनिमल्स के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, बट विद टाइम विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम जो है आज डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो लोगों का और गुड्स का मूवमेंट है, ये लैंड के थ्रू भी हो सकता है, वाटर और एयर के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। हम शिप्स के थ्रू जो है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। एयरवेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड्स का मतलब होता है ज़रिया। मान लो 3 ज़रिया हैं ट्रांसपोर्टेशन के, एक है एयरवेज, दूसरा है रोडवेज एंड तीसरा है वाटरवेज, ओके। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में भी हमारे पास में रोड्स होती हैं और रेलवेज होते हैं, राइट। इसके अलावा वाटरवेज और एयरवेज, ये 3 तरीके हैं, ये 3 मोड्स हैं ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। Pipelines carry materials like petroleum, natural gas and ores in liquefied form, ठीक है। इन तीनों के अलावा एक और तरीका होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का, दैट इज़ पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस के थ्रू हम लिक्विडिफाइड चीज़ें जो होती हैं ना, जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं चीज़ें, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट आर्टरीज। आर्टरीज से मतलब है कोई ज़रिया होना चाहिए, कहाँ से हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं रोडवेज, रेलवेज, है ना, एयरवेज, ये आर्टरीज होती हैं। रोड्स बनी हुई हैं हमारी लैंड पे, तो वो जो रोड्स हैं वो आर्टरीज हो गई, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट आर्टरीज, देन व्हीकल्स टू कैरी पीपल एंड गुड्स। अब किसके थ्रू हम जाएंगे? बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, है ना। तो ये व्हीकल्स हो गए। उसके अलावा द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन आर्टरीज एंड टू हैंडल लोडिंग, अनलोडिंग एंड डिलीवरी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो कि ये पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मेंटेन कर सके, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो प्रिंसिपल मोड्स ऑफ वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन आर लैंड, वाटर, एयर एंड पाइपलाइंस, ठीक है। These are used for inter-regional and intra-regional transport, and each one except pipelines carries both passengers and freight. अब फ्राइट का मतलब होता है जो हैवी गुड्स होते हैं, बल्क में जब हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो दैट इज़ ओनली व्हाट वी कॉल फ्राइट, ठीक है। यानी कि पाइपलाइंस के अलावा लैंड, वाटर और एयर के थ्रू हम पैसेंजर्स और फ्राइट दोनों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, विच मीन्स ह्यूमन्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय एनी मीन्स एक्सेप्ट पाइपलाइन। क्योंकि पाइपलाइंस के थ्रू हम ह्यूमंस थोड़ी ना ट्रेवल कर सकते हैं, ना ही कोई बड़ा गुड्स या प्रोडक्ट्स को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओनली लिक्विडिफाइड थिंग्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ अ मोड डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द मोड अवेलेबल। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। किसी भी मोड की इंपॉर्टेंस डिटरमाइन कैसे होती है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का गुड ट्रांसपोर्ट किया जाना है, ठीक है, या ह्यूमंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है, कितना खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन से। अदर देन दैट द मोड अवेलेबल, कौन सा मोड अवेलेबल है। अब कुछ रूरल एरियाज में अगर देखो तो रोड्स भी सही से अवेलेबल नहीं होती है ना, तो दैट डिपेंड्स। रोड ट्रांसपोर्ट इज चीपर एंड फास्टर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड फॉर डोर टू डोर सर्विस। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो कंपैरेटिवली चीप भी होता है एंड वो हमको शॉर्ट डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। डोर टू डोर सर्विस के लिए हमारे एयरप्लेन्स नहीं आएंगे, राइट, हेलीकॉप्टर्स नहीं आएंगे, ट्रेन्स नहीं आएंगी। सो रोड ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेटिंग है, बिकॉज ये हमको डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। रेलवेज फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ बल्की मटेरियल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो हमें जब बहुत दूरी पर बहुत ही हैवी बल्की मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना होता है, भेजना होता है, देन वी प्रेफर रेलवेज, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर मीन्स रहता है जब हमें बहुत ही हैवी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस।
एंड हाई वैल्यू लाइट एंड पेरिशेबल गुड्स आर बेस्ट मूव्ड बाय एयरवेज। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, इन चीज़ों को जो है एयरवेज के द्वारा बेटर मूव किया जा सकता है। पेरिशेबल गुड्स में आ जाएंगे, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, राइट। और हमारे फ्लावर्स हो गए, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये जल्दी ख़राब हो सकती हैं। दैट इज़ वाई दीज आर बेटर ट्रांसपोर्टेड बाय एयरवेज। ओके, रेलवे की बात करें तो सबसे पहली पब्लिक रेलवे लाइन ओपन हुई थी 1825 में। कहाँ पे हुई थी? इट वॉज बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन नदर्न इंग्लैंड। एंड उसके बाद से रेलवेज जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में नज़र आया है इन दी 19th सेंचुरी। ओके देन, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम जानेंगे अबाउट रोड्स। So road transport is the most economical for short distances compared to railways। तो अगर हम रेलवे से कंपेयर करें लैंड ट्रांसपोर्ट में ही, तो जो रोड्स हैं वो ज़्यादा बेटर मीन्स होते हैं फॉर ट्रैवलिंग फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। अब हमें थोड़ी सी दूर पे जाना है तो हम रेलवेज का यूज़ तो करेंगे नहीं, व्हाट वी विल यूज इज रोडवेज, राइट। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन होता है फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। इट ऑल्सो ऑफर्स डोर टू डोर सर्विसेज। अनमेटल्ड रोड्स आर नॉट इफेक्टिव एंड सर्विसेबल फॉर ऑल सीजन्स। तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी है कि जो अनमेटल्ड रोड होती हैं, ठीक है, जिनको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, वो हर सीज़न में हमको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, राइट, जिसकी वजह से जब रेनी सीज़न होता है ना तो रोड्स ख़राब हो जाती हैं, अच्छी अच्छी रोड्स भी ख़राब हो जाती हैं। फिर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही अच्छा नहीं हुआ है तो वो तो बहुत ही बेकार हो जाएंगी, राइट। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि जो अनमेटल्ड रोड होती हैं वो सर्विसेबल नहीं होती हैं हर सीज़न के लिए। मेजॉरिटी ऑफ रोड्स कब ख़राब होती हैं? रेनी सीज़न में ही, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द रोड वेराइज ग्रेटली बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होगा, राइट। द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर, ऑफ विच नॉर्थ अमेरिका अकाउंट्स फॉर 33%। सो मोटरेबल रोड्स का मतलब हो जाता है ऐसी रोड्स जहाँ पर हम स्मूथली ट्रेवल कर सकते हैं, है ना, व्हीकल्स अच्छे से जा सकते हैं। एक बेटर कंस्ट्रक्शन रोड्स का उसको ही हम बोलते हैं मोटरेबल रोड्स। सो पूरी दुनिया में 15 मिलियन किलोमीटर मोटरेबल रोड है, जिसमें से 33% अकेली नॉर्थ अमेरिका में ही है। ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट हाईवेज, तो ये मेटल्ड रोड्स होती हैं जो कि बहुत दूर के जो डिस्टेंसेस हैं उनको कनेक्ट करती हैं। काफ़ी दूर के एरियाज़ को कनेक्ट करने का काम करते हैं हाईवेज, ठीक है। एंड इनको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि कहीं भी किसी भी सिचुएशन में जो है यहाँ पर ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम ना आए स्पेसिफिकली, ठीक है, किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स ना आए जब व्हीकल्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर कंस्ट्रक्टेड फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट। दीज आर 80 मीटर वाइड विद सेपरेट ट्रैफिक लेन्स, ठीक है। ये हाईवेज जो है 80 मीटर वाइड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं, जिनमें हमें सेपरेट ट्रैफिक लेन्स देखने को मिलेंगे। ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड डुअल कैरियज वेज टू फैसिलिटेट अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो। यहाँ पर हमको ब्रिजेस भी देखने को मिलेंगे, फ्लाईओवर्स भी देखने को मिलेंगे, है ना, डबल कैरियज वेज भी देखने को मिलेंगे, ताकि जो ट्रैफिक फ्लो है वो अनइंटरप्टेड रहे, किसी भी तरह की दखलंदाजी ना हो in the flow in the movement of vehicles। Okay, in North America highway density is high, about 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में हाईवे की डेंसिटी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी एंड वहाँ पर हर एक जगह 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमें देखने को मिलेगी फ्रॉम अ हाईवे। सो इसके बाद में हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि किस तरह से हाईवेज ने अलग अलग प्लेसेस को, डिस्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट कर रखा है। लाइक सिटीज ऑफ कनाडा इन द नॉर्थ आर लिंक्ड विद दोज ऑफ मैक्सिको इन द साउथ, ठीक है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे लिंक्स वैंकूवर टू सेंट जॉन्स सिटी। अलास्कन हाईवे लिंक्स एडमॉन्टन यानी कि कनाडा का रीजन टू एंकोरेज अलास्का में, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, ये एग्जांपल्स गिवन है हमको कि किस तरह से डिस्टेंट प्लेसेस कनेक्टेड हैं थ्रू दी हाईवेज, ठीक है। द पैन अमेरिकन हाईवे कनेक्ट्स कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे कनेक्ट्स डार्विन एंड मेलबोर्ने। हाईवेज इन रशिया आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज रेलवेज। सो रशिया में जो है बहुत ही ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर हाईवेज की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है एज कम्पेयर्ड टू रेलवेज,
ठीक है। इंडिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 7 कनेक्ट्स वाराणसी विद कन्याकुमारी, एंड ये सबसे बड़ा हाईवे है ऑफ आर कंट्री। ठीक है। अदर देन दैट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है इंडिया में, दैट कनेक्ट्स न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन सिटीज़ को कनेक्ट करता है, किन प्लेसेस को कनेक्ट करता है। ओके, देन कम्स बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड्स वो रोड्स होती हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर बनी हुई हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे जो भी रोड्स हैं उनको हम बॉर्डर रोड्स कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन इंटीग्रेटिंग पीपल इन रिमोट एरियाज विद मेजर सिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग डिफेंस। तो इन रोड्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज जो रिमोट एरिया में लोग रह रहे हैं, जो बहुत डिस्टेंस पे लोग रह रहे होते हैं, उनको जो है मेजर सिटीज़ से कनेक्ट करने का काम करती हैं रोड्स। ठीक है, साथ ही डिफेंस में जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको प्रोवाइड करने का काम भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, राइट। तो बॉर्डर रोड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Almost all countries have such roads to transfer goods to border villages and military camps। तो लगभग हर एक कंट्री में बॉर्डर रोड्स हमें देखने को मिलेंगी जिनका काम होता है गुड्स को बॉर्डर विलेजेस में ट्रांसफ़र करना एंड मिलिट्री कैंप्स में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट रोड्स। अब हम बात करेंगे अबाउट रेलवेज। तो रेलवेज भी एक पार्ट है लैंड ट्रांसपोर्टेशन का ही। ठीक है, एंड जिनका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट बल्कि गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। हमें बहुत दूर जाना है, ठीक है, हमें अपने घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाना है, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस, तब भी रेलवेज का यूज़ किया जाता है। ओके, रेलवे गॉजेस आर रफली क्लासिफाइड एज ब्रॉड, स्टैंडर्ड, मीटर एंड स्मॉलर गॉजेस। तो गॉजेस क्या होता है, लेट मी टेल यू। सो रेलवे गॉज का मतलब ये होता है कि जो रेलवे ट्रैक के दो पट्टियाँ होती हैं, दो रेल्स होती हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं रेलवे गॉज। ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जिसमें कि हमने बता दिया इट इज़ क्लासिफाइड एज ब्रॉड, स्टैंडर्ड, मीटर एंड स्मॉलर गॉजेस। ठीक है, तो जो ब्रॉड गॉज होती है दैट इज़ मोर देन 1.5 मीटर, स्टैंडर्ड गॉज इज़ 1.44 मीटर, मीटर गॉज का मतलब हो जाएगा 1 मीटर एंड उससे भी छोटे होते हैं। द स्टैंडर्ड गॉज इज़ यूज्ड इन द यूके। ठीक है, कंम्यूटर ट्रेन्स आर वेरी पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया। In Europe, there are about 440,000 kilometer of railways, most of which is double or multiple tracked। ठीक है, तो ज़्यादातर जो रेलवे ट्रैक है इन यूरोप वो डबल या मल्टीपल ट्रैक्ड है। द इम्पॉर्टेंट रेल हेड्स आर लंदन, पेरिस, ब्रसेल्स, मिलान, बर्लिन एंड वार्सो। ठीक है, एंड इफ़ टॉकिंग अबाउट लंदन एंड पेरिस, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवेज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, Transcontinental railway lines have now lost their importance to quicker and more flexible transport systems of airways and roadways। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस का मतलब होता है कि एक कॉन्टिनेंट के एक एंड से दूसरे एंड तक फैली हुई जो रेलवे लाइन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन। तो इन रेलवे लाइंस की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, बिकॉज हमारे पास में जो है और भी बेटर मीन्स डेवलप हो रहे हैं। एयरवेज की अगर हम बात करें तो दैट इज़ मोर क्विकर, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड रोडवेज में भी हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन है उनकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है। ओके, इन रशिया रेलवेज अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। तो रशिया में बेसिकली रेलवेज काफ़ी ज़्यादा हैं एंड दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। North America has one of most extensive rail networks accounting for nearly 40% of the world's total। तो नॉर्थ अमेरिका में 40% रेलवे नेटवर्क्स हैं ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, इन कनाडा रेलवेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज। तो कनाडा में भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा रेलवेज का। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अबाउट 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज ऑफ विच 25% आर फाउंड इन न्यू साउथ वेल्स अलोन। ठीक है, तो 40,000 किलोमीटर रेलवेज ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका 25% सिर्फ और सिर्फ न्यू साउथ वेल्स में ही है। ठीक है, सो आपको बता रखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से जो है रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इन साउथ अमेरिका द रेल नेटवर्क इज़ द मोस्ट डेंस इन 2 रीजन्स, namely the Pampas of Argentina and the coffee growing region of Brazil।
which together account for 40% of South America's total route length। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में जो है दो प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें काफ़ी डेंस रेलवे नेटवर्क देखने को मिलेगा, जो कि हैं पेम्पास ऑफ अर्जेंटीना एंड द सेकेंड वन इज ब्राज़ील का कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन। ओके, इन एशिया रेल नेटवर्क इज द मोस्ट डेंस इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ जापान, चाइना एंड इंडिया। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लेकिन फिर भी वहाँ पर केवल और केवल 40,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। ठीक है, विद साउथ अफ्रीका अलोन अकाउंटिंग फॉर 18,000 किलोमीटर। उसमें भी अकेले साउथ अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर रेलवे लाइन है। ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड कॉपर माइनिंग एक्टिविटीज़। साउथ अफ्रीका में जो है गोल्ड, डायमंड और कॉपर की माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इस वजह से यहाँ पर हमें 18,000 किलोमीटर का रेलवे लाइन देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद में आता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा रेलवे लाइन जो कि एक कॉन्टिनेंट के दोनों एंड को कनेक्ट करता हो। ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक इट्स टू एंड्स। ओके, अब हमारे पास में जो है कई सारे रेलवे लाइंस आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपका लर्न करने का पार्ट है, जहाँ पर कई सारे रूट्स आपको बता रखे हैं इन रेलवेज, वाटरवेज में भी हमें देखने को मिलेंगे एंड एयरवेज में भी। तो आई हैव ट्राइड कि मैं सारे ही रूट्स के शॉर्ट नोट्स बनाऊं एंड आई हैव मेड देम। आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट इतना लर्न कर लीजिए। बाकी अगर हम बुक देखें तो उसमें इन डिटेल बता रखा है कि कौन सा रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, बीच बीच में कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है। तो आई गेस दैट विल बी टू मच, लर्न करने में भी प्रॉब्लम होगी। सो फॉर नाउ आप कोशिश ये करिए, टेक अ नोटबुक या जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, एंड हर एक हेडिंग के अंडर आप 2 या 3 पॉइंट्स लिखिए, जिसमें फर्स्ट चीज़ आप लिखेंगे कि कोई भी रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, इसके अलावा 1-2 रिलेवेंट पॉइंट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इतना पहले लर्न कर लीजिए एंड इफ़ यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग देन गुड फॉर यू। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ट्रांस साइबेरियन रेलवे। सो ये एक मेजर रेल रूट है, कहाँ का, रशिया का है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ये रन करता है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंट पिट्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्ट। पिट्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक ये एक रेलवे लाइन है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया एंड द लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, देन सिमिलरली नेक्स्ट आ जाता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। दिस 7,050 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन इन कनाडा रन्स फ्रॉम हैलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैंकूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट। कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है एंड इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1886 में। ये लाइन जो है इकोनॉमिक आर्टरी है ऑफ कनाडा, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें। ठीक है, वीट एंड मीट ये 2 इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स हैं इस रूट से। देन नेक्स्ट वी हैव इज द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। दिस रेलवे लाइन कनेक्ट्स न्यूयॉर्क ऑन द अटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक फैली हुई ये रेलवे लाइन है। The most valuable exports on this route are grain, pepper, chemicals and machinery. Then next we have is the Australian Transcontinental Railway. This rail line runs west-east across the southern part of the continent. ठीक है, फ्रॉम पर्थ ऑन द वेस्ट कोस्ट टू सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट। बेसिकली ये कनेक्ट करती है पर्थ और सिडनी को। कहाँ पर है ये तो आपने बताया ही नहीं। तो ये कहाँ पर है, इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज द रूट इटसेल्फ सेज ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। फिर आता है द ओरिएंट एक्सप्रेस। ये लाइन रन करती है फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल एंड यहाँ पर जो चीफ एक्सपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगे चीज़, बेकॉन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरी। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारा रेलवे लाइन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं लाइक ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ना, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, ऑस्ट्रेलियन वाला जो रेलवे दे रखा है, इनके बारे में 2-3 पॉइंट्स आप सभी के बारे में लर्न कर लेना। ओके, देन हम आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट पे। तो वाटर ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हमें रूट कंस्ट्रक्शन नहीं करना, हमें कोई रोड नहीं बनानी, हमें कोई सीमेंटेशन नहीं करना, हमें कुछ बनाना ही नहीं है। ठीक है, तो रूट कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑल दैट इज़ नीडेड इज़ टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज़ एट द 2 ends। तो बेसिकली पानी के दोनों तरफ जो है, दोनों ही एंड पे
पोर्ट्स की फैसिलिटी होनी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बस इतना ही चाहिए होता है, रूट का कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, बट दोनों ही एंड पे हमें पोर्ट्स चाहिए जहाँ पर हम चीज़ों का अनलोडिंग और लोडिंग कर सकें, ठीक है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट जो है दो तरह से डिवाइडेड है, सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज, ओके, जिनमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो सी रूट होता है वो यूजुअली ओशंस और सीज़ के द्वारा किया जाता है एंड ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ करा जाता है। वहीं पर जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं वो रिवर्स, कैनाल्स, इनके द्वारा किए जाते हैं एंड इनका यूज़ यूजुअली डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए होता है। एक और डिफरेंस की बात करें तो सी रूट्स में जो है ज़्यादा प्रोडक्ट को, ज़्यादा गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहीं पर जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं कंपैरेटिवली यहाँ पर जो है लेस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि जो सी रूट्स हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं एंड जो इनलैंड वाटरवेज हैं दीज आर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ओके। So talking about sea routes, compared to land and air, ocean transport is a cheaper means of haulage of bulky material over long distances from one continent to another. तो अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट से इनको कंपेयर करें तो ओशन ट्रांसपोर्ट जो है एक चीप सोर्स बनता है, बिकॉज यहाँ पर हम भारी से भारी, बहुत ही ज़्यादा बल्क में प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड इट इज़ चीपर बिकॉज यहाँ पर हमें कोई रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है ना। एयरवेज की बात करें तो वहाँ पर हमें एयरपोर्ट्स वगैरह का इतना मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो ओशन ट्रांसपोर्टेशन है, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, इट इज़ मच चीपर एज कम्पेयर टू द अदर मीन्स। डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स फॉर पेरिशेबल गुड्स, टैंकर्स एंड स्पेशलाइज्ड शिप्स हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट। देखो, रेफ्रिजरेशन का डेवलपमेंट होने की वजह से जो है और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है इन दी कार्गो ट्रांसपोर्ट। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है ना। पेरिशेबल गुड्स का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए ना, ये चीज़ें जो है जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स का डेवलपमेंट हो गया है, स्पेशलाइज्ड शिप्स जो हैं वो बन गई हैं, इसकी वजह से क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है इन दी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, ओके। कार्गो का मतलब यही होता है जो बल्कि हैवी गुड्स होते हैं उनको ही हम कार्गो बोलते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट्स की। नंबर फर्स्ट इज द नदर्न अटलांटिक सी रूट। दिस लिंक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, द टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये रूट जो है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करता है, जो कि दोनों ही इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स हैं, ठीक है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड मूव्स ऑन दिस रूट। 1/4 फॉरेन ट्रेड जो है इसी रूट से होता है, ओके। इट इज़ द बिजिएस्ट रूट एंड इट इज़ कॉल्ड द बिग ट्रंक रूट। देन अगला हो जाता है द मेडिटेरियन इंडियन ओशन सी रूट, ठीक है। This sea route passes through the heart of the old world and serves more countries and people than any other route. तो ये रूट जो है मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज को सर्व करता है। पोर्ट सैड, अडेन, मुंबई, कोलंबो एंड सिंगापुर आर सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन दिस रूट, ठीक है। और पोर्ट का मतलब ये होता है ऐसी कोई लोकेशन किसी कोस्ट पे, है ना, किसी नदी, समुद्र या पानी के किनारे जहाँ पर शिप्स रुकते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए, ठीक है। गुड्स और प्रोडक्ट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनकी लोडिंग एंड अनलोडिंग कहाँ पर होती है, पोर्ट्स पे होती है। तो ये एक लोकेशन होती है कोस्ट पे, ठीक है, समुद्र के किनारे या वाटरवे के किनारे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल पोर्ट, ओके। Then next is the Cape of Good Hope Sea Route. This trade route connects the highly industrialized Western European region with West Africa, South Africa, Southeast Asia, and the commercial agriculture and livestock economies of Australia and New Zealand. तो ये कनेक्ट करता है हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न यूरोपियन रीजन को, किन से करता है, वेस्ट अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है, एंड साथ ही ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से, जो कि कमर्शियल एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक इकोनॉमीज हैं, ओके। देन नेक्स्ट वन इज द सदर्न अटलांटिक सी रूट। दिस रूट इज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन विच कनेक्ट्स वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज
with Brazil, Argentina and Uruguay in South America. The traffic is far less because of the limited development and population in South America and Africa. तो इस रूट पे हमें उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देखने को मिलेगा, ये उतना ज़्यादा बिजी रूट नहीं है बिकॉज यहाँ पर लिमिटेड पॉपुलेशन है एंड डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, द नेक्स्ट वन इज द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट. तो दिस सी रूट लिंक्स द पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद दोज ऑफ एशिया. नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच का ये एक रूट है जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को एशिया से कनेक्ट करता है. दीज आर वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस ऑन द अमेरिकन साइड. तो ये पोर्ट्स हैं नॉर्थ अमेरिका की साइड में एंड एशियन साइड में हम देखें तो योकोहामा, कोपे नहीं, ये कोबे होगा, KOBE. ओके, देन शंघाई, हांगकांग, मनीला एंड सिंगापुर, ये एशियन साइड में है. ठीक है, सो फ्यू पोर्ट्स आर ऑल्सो मैंशनड. द नेक्स्ट वन इज द साउथ पैसिफिक सी रूट. ये सी रूट कनेक्ट करता है वेस्टर्न यूरोप को एंड नॉर्थ अमेरिका को. किससे करता है? विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड्स थ्रू दी पनामा कनाल. ठीक है, पनामा कनाल क्या है अभी हम देखने वाले हैं थोड़ी सी देर में. ठीक है, दिस रूट इज ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग हांगकांग, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया. The Suez and the Panama Canals are two vital man-made navigation canals or waterways which serve as gateways of commerce for both the eastern and western worlds. तो ये दो important canal हैं जिनके बारे में आपको in detail पता होना चाहिए and try कि आप मैप पर भी इसको locate करना जानते हो. ठीक है, मैप दे रखे हैं in your book, so just try practicing the map as well. एंड ये दो इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं जो कि मैन मेड हैं. ठीक है, नेचुरल नहीं, दीज आर मैन मेड नेविगेशन कैनाल्स. सो टॉकिंग अबाउट स्विस कैनाल, ये कैनाल बनाया गया था 1869 में. कहाँ पर? इजिप्ट में. कहाँ से कहाँ तक है? बिटवीन पोर्ट सैड इन द नॉर्थ एंड पोर्ट स्विस इन द साउथ, लिंकिंग द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी. ठीक, ये जो कैनाल है पहली बात कब कंस्ट्रक्ट हुआ? 1869 में. कहाँ पर हुआ? इजिप्ट में. कहाँ से कहाँ तक हुआ? पोर्ट सैड से पोर्ट स्विस तक. ठीक है, जो कि लिंक करता है मेडिटेरियन सी को एंड रेड सी को. ठीक है, अबाउट 100 शिप्स ट्रेवल डेली एंड ईच शिप टेक्स 10 to 12 आवर्स टू क्रॉस दिस कैनाल. लगभग 100 शिप्स यहाँ पर रोज ही गुजरती हैं जिसमें से इस कैनाल को क्रॉस करने के लिए 10 से 12 घंटे लग जाते हैं. द टोल्स आर सो हैवी दैट सम फाइंड इट चीपर टू गो बाय द लॉन्गर केप रूट whenever the consequent delay is not important. सो इस रूट पे टोल्स यानी कि जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो इतने ज़्यादा हैं, इतने हैवी हैं कि कुछ लोग जो है प्रेफर करते हैं, वो केप ऑफ गुड होप वाला सी रूट था ना, वहाँ से जाना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस रूट. लेकिन ओनली व्हेन जब लोगों के पास में, जब शिप्स के पास में टाइम का इशू नहीं होता है. ठीक है, जो केप ऑफ गुड होप सी रूट है वहाँ से टाइम लगता है टू ट्रेवल, वेयर एज ये जो स्विस कनाल है ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है. डिले का या टाइम का इशू नहीं होता है, तब पीपल प्रेफर टू मूव थ्रू द लॉन्गर केप रूट. ठीक है, बिकॉज वहाँ पर टोल्स इतने हैवी नहीं हैं. फिर अगला हो जाएगा द पनामा कनाल. ये कैनाल कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट. अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को ये कनेक्ट करता है. ठीक है, इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा इस्थमस बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन बाय द US गवर्नमेंट. ठीक है, ये US गवर्नमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया. कहाँ किया गया? पनामा इस्थमस है उसके अक्रॉस. ठीक है, विच परचेज्ड 8 किलोमीटर ऑफ एरिया ऑन आइदर साइड एंड नेम्ड इट द कैनाल जोन. तो जो US गवर्नमेंट है उसने क्या किया, दोनों ही साइड पे, पनामा सिटी एंड कोलन, दोनों ही साइड पे जो है 8 किलोमीटर का एरिया परचेज किया, खरीदा, एंड नेम्ड इट एज द कैनाल जोन. The canal is about 72 kilometers long. It shortens the distance between New York and San Francisco by 13,000 kilometers by sea. Then talking about inland waterways, so rivers, canals, lakes and coastal areas have been important waterways since time memorial. हम हिस्ट्री में चले जाएं तो बहुत ही पहले से जो है इन वाटरवेज की इम्पोर्टेंस रही है. ठीक है, the development of inland waterways is dependent on the navigability, width and depth of the channel, continuity in the water flow and transport technology in use. तो किसी भी inland waterway की development depend करती है कि उसकी need कैसी है. It totally depends कि वहाँ की width और depth कैसी है. ठीक है, water का flow कैसा है, transport technology कितनी यूज़ हो रही है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना है. ठीक है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कोई भी इनलैंड वाटरवे कितना डेवलप होगा.
ओके, रिवर्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट। जो घने जंगल होते हैं वहाँ पर रिवर्स ही एक जरिया होते हैं ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वेरी हैवी कार्गो लाइक कोल, सीमेंट, टिम्बर एंड मेटेलिक ओर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इनलैंड वाटरवेज। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर वाटरवेज भी हमको बताए गए हैं इन आवर बुक, सो लेट अस लुक इनटू देम। सबसे पहला है द राइन वाटरवे। तो दिस फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। It is navigable for 700 kilometers from Rotterdam at its mouth in the Netherlands to Basel in Switzerland. Navigable का मतलब होता है कोई ऐसी वाटरवे जहाँ से शिप्स और बोट्स या जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो सकता है। ठीक है, शिप्स का फ्लो इजीली हो सकता है। तो ये जो वाटरवे है ये 700 किलोमीटर तक नेविगेबल है फ्रॉम रॉटरडैम, ठीक है, टू बसेल। रॉटरडैम नीदरलैंड्स में है, बसेल है स्विट्जरलैंड में। इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड द नीदरलैंड्स with the North Atlantic sea routes. ठीक है, then the next one is Danube waterway. This important inland waterway serves Eastern Europe. ठीक है, the Danube river rises in the Black Forest and flows eastward through many countries. The chief export items are wheat, maize, timber and machinery. द नेक्स्ट वन इज़ द वोल्गा वाटरवे। तो रशिया में जो है हमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड वाटरवेज देखने को मिलेंगे, जिनमें से ही एक है वोल्गा वाटरवे। इट प्रोवाइड्स अ नेविगेबल वाटरवे ऑफ 11,200 किलोमीटर एंड ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी। द नेक्स्ट वन इज़ द मिसिसिपी वाटरवेज। तो ये जो वाटरवे है ये कनेक्ट करता है यूएसए के इंटीरियर पार्ट को विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन दी साउथ। The next we will be talking about the air transport. Air transport is the fastest means of transportation but it is very costly. Fastest है लेकिन महंगा है। Okay, being fast it is preferred by passengers for long distance travel. अब हमें कहीं बहुत दूर जाना है तो हम जो है एयरवेज को ही प्रेफर करते हैं बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेता है एज कम्पेयर टू अदर मीन्स। ओके, वैल्यूएबल कार्गो कैन बी मूव्ड रैपिडली ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी आइटम्स होते हैं, लग्जरी कार्गो होता है, उसको काफ़ी जल्दी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओनली मीन्स टू रीच इन एक्सेसिबल एरियाज। ऐसे एरियाज जहाँ पर जो है रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है ना, तो ऐसे एरियाज, ऐसे रीजन्स जो कि इम्पॉसिबल हैं पहुंचने के लिए, ठीक है, जहाँ पर हम जा ही नहीं सकते या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जाना, वहाँ पर जो है हमारी मदद कौन करता है? एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट ही इकलौता ऐसा मीडियम है जो कि हमें इनएक्सेसिबल एरियाज तक भी पहुँचा देता है। In the Himalayan region, the routes are often obstructed due to landslides, avalanches, or heavy rainfall. At such times, air travel is the only alternative to reach a place. अब हिमालयन रीजन की बात करें तो अक्सर जो रास्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसके मल्टीपल रीज़न है। लैंडस्लाइड हो जाती है, एवलेंचेस, या हमें हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगी, है ना। तो ऐसे टाइम पे जो है एयर ट्रैवल ही एक ज़रिया होता है जो कि हमें हेल्प करता है टू रीच दैट प्लेस। The manufacturing of aircrafts and their operations require elaborate infrastructure like hangars, landing, fueling and maintenance facilities for the aircraft. तो जो ये एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, इन सब का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट होता है। उसके बाद में जो है फ्यूलिंग की फैसिलिटीज़ होना, है ना, लैंडिंग की फैसिलिटीज़, एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन, तो इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स सिस्टम जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। एट प्रेजेंट नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ मोर देन 35 आवर्स अवे। तो बिकॉज एयर ट्रांसपोर्टेशन में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया है कि आज की तारीख में कोई भी ऐसी जगह नहीं है इन द होल वर्ल्ड जो कि 35 घंटे से ज़्यादा दूरी पर हो बिकॉज ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन। टुडे मोर देन 250 कमर्शियल एयरलाइंस ऑफर रेगुलर सर्विसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Intercontinental air routes. तो dense network exist in eastern USA, western Europe and southeast Asia, ठीक है। USA alone accounts for 60% of the airways of the world. पूरी दुनिया की 60% एयरवेज केवल और केवल यूएसए में ही हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टरडैम, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस एंड शिकागो are the nodal points where air routes converge or radiate to all continents. सो नोडल पॉइंट्स का मतलब होता है, हम कह सकते हैं जो सेंटर होते हैं, या हम कह सकते हैं कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से एयर रूट्स जो है हर जगह अवेलेबल है,
जहाँ से हम हर जगह हर कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं। सो दीज आर फ्यू स्पेसिफिक नोडल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट्स का मतलब ये होता है कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। ये एक पॉइंट है जहाँ से हम हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं, हर कॉन्टिनेंट में ट्रैवल कर सकते हैं। अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया एंड साउथ अमेरिका लैक इन एयर सर्विसेज। ठीक है, कहाँ पर एयरलाइंस हैं ये तो हमको पता है, लेकिन कहाँ पर कमी है वो भी बताया गया है हमको, कि अफ्रीका में, रशिया के कुछ पार्ट्स में एंड जो साउथ अमेरिका का रीजन है वहाँ पर हमें एयर सर्विसेज उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं नज़र आएंगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स एंड गैसेस सच एज वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस फॉर एन अनइंटरप्टेड फ्लो। ठीक है, पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है लिक्विड्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि जो फ्लो है वो अनइंटरप्टेड रहे, कोई दखलंदाजी ना हो, रेगुलर फ्लो होता रहे चीज़ों का। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कुकिंग गैस और एलपीजी इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पाइपलाइन को जो है लिक्विडिफाइड कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड न्यूजीलैंड की बात करें तो वहाँ पे मिल्क को सप्लाई किया जाता है थ्रू पाइपलाइंस। कहाँ से? फार्म से फैक्ट्रीज तक। ओके, बिग इंच इज वन फेमस पाइपलाइन विच कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल वेल्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ये आप लोग बता दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर हम प्रीवियस टाइम्स की बात करें तो जो टेलीग्राफ और टेलीफोन है वो एक इम्पॉर्टेंट जरिया थे कम्युनिकेशन का। ठीक है, द टेलीग्राफ वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन वेस्ट। During early and mid 20th century, the American Telegraph and Telephone Company enjoyed a monopoly over USA's telephone industry. सो मोनोपोली मीन्स कि एक ही कंपनी का जो है कंट्रोल होना। ठीक है ना, वो जो कि टॉप पे है कोई कंपनी, तो वी कैन से वो एक मोनोपोली इंजॉय कर रही थी ओवर यूएसए's टेलीफोन इंडस्ट्री। ठीक है, टुडे देयर इज़ अ फिनोमिनल पेस ऑफ डेवलपमेंट विद द डिजिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द 1990s. Telecommunication slowly merged with computers to form integrated networks termed as internet. तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का डिजिटाइजेशन हो गया, डिजिटल फॉर्म में जब हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने लगी, ठीक है, ड्यूरिंग द 1990s, तो टेलीकम्युनिकेशन ने जो है कंप्यूटर्स के साथ में मर्ज होके, कंप्यूटर्स के साथ में जो है इंगेज होके एक नया फॉर्म बनाया ऑफ इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंटरनेट। देन टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो आज की दुनिया में इंटरनेट जो है सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है ऑन द प्लैनेट अर्थ, जो कि लगभग 1000 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करता है इन मोर देन 100 कंट्रीज, विच मीन्स इट इज़ द लार्जेस्ट सॉर्ट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट्स इमर्ज्ड एज अ न्यू एरिया इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिंस द 1970s आफ्टर यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर पियोनीर्ड स्पेस रिसर्च। तो सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन ये एक नया एरिया बन के आया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, कब? सिंस द 1970s। सो देखो, पियोनीर्ड का मतलब होता है टू बी फर्स्ट टू डेवलप समथिंग न्यू। ठीक है, किसी आइडिया को पहली बार जिसने लॉन्च किया है ना, डेवलप किया, उसी का मतलब होता है पियोनीर्ड। तो जो यूएसएसआर है और यूएसए है, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम जब स्पेस रिसर्च की खोज करी थी, डेवलपमेंट किया था, तब से जो है कम्युनिकेशन में एक चेंज आया है, दैट इज़ कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन नाम की चीज़ इमर्ज हुई है। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन सैटेलाइट डेवलपमेंट। इंडिया में भी सैटेलाइट की ओर जो है ध्यान दिया गया, डेवलपमेंट किया गया, जैसे कि आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1979, भास्कर 1 वॉज लॉन्च्ड इन 1979, देन अगेन रोहिणी इन 1980। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, कौन सी सैटेलाइट कब लॉन्च करेगी। ठीक है, you don't have to leave anything. Then Bhaskar, Challenger and Inset 1B have made long distance communication, television and radio very effective. So basically it is telling जो different type की satellites emerge हुई हैं, जो satellite टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया है, इसकी वजह से एक ड्रास्टिक, एक मेजर चेंज आया है इन द कम्युनिकेशन फील्ड। ओके, टुडे वेदर फॉरकास्ट थ्रू टेलीविजन इज अ बून। सो बून का मतलब ये होता है कि आशीर्वाद की तरह है, या हम कह सकते हैं बहुत ही एडवांटेजियस है। ऑफकोर्स जब हमें पहले से पता होता है वेदर के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इन डिफरेंट वेज। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जब हमें वेदर के बारे में पहले से पता होता है तो हम अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई जो
वेदर फोरकास्ट है या जिस भी तरह से सैटेलाइट्स ने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया है, इट इज़ वेरी मच माइंड ब्लोइंग, इट इज़ वेरी मच एडवांटेजियस फॉर एवरीबडी। ओके, सो येस, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जहाँ पर हमें सैटेलाइट्स का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस बता रखा है, ठीक है। एंड साथ ही कम्युनिकेशन वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। Also, the entire chapter is completed. So that is it for the video, and thank you so much for watching. Do like the video and do let me know in the comments how was the video, and thanks for watching. रुक जाना नहीं तो कहीं हाथ